वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी में। हम लोग आज 9 दिसंबर 2018 का सीटेट का कक्षा 1 से 5 यानी कि फर्स्ट पेपर वाला मैथ की पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कब का है पेपर? 2018 का है। ठीक है, तो मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे तरीके से हम इनको समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। और आप बीच में रोक के, आप वीडियो को बीच में रोक के जो भी आपका उत्तर हो वो आप उत्तर देते जाना और यहाँ मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे और हम 10 से 12 मिनट में ये वीडियो पूरा कर लेंगे, ये क्लास पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाई प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं। छोटी कक्षाएं हैं और उसमें बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान, ऐसा हमें एवेल्यूएशन करते समय, असेसमेंट करते समय किस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा है किस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि तर्क कौशल का विकास, दूसरा है गणित के कंसेप्ट को समझना, तीसरा है गणितीय भाषा का विकास, चौथा है गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता हो। तो मेरे हिसाब से तो इसका 4 होना चाहिए था, लेकिन किताब ने जो सही उत्तर दिया है या सीबीएसई बोर्ड ने जो सही उत्तर दिया है वो है पहला। वो कौन सा है? पहला। फर्स्ट आपका राइट आंसर है, क्योंकि तर्क कौशल का विकास इस उम्र में ज़्यादातर छोटी कक्षा है जो 1 से 5 तक की, उसमें बच्चों के तर्क कौशल का विकास नहीं होता है, तो हमें उस पर फोकस भी नहीं करना है और हमें बाकी सारे ऑप्शन पे फोकस करना है। इस हिसाब से हमारा पहला उत्तर सही है। हम दूसरे पे आते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में, दूसरा क्या है कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास के निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और किस क्रम में किया जाना चाहिए, आपको क्रम बताना है। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, मतलब प्रतीकों का उपयोग करना, तीसरा है अनुभव प्रदान करना, चौथा है भाषा के माध्यम से बताना या समझाना। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर है 3, कि सबसे पहले इसमें लिखा है तीसरा, कि सबसे पहले तो आप अनुभव प्रदान करेंगे, अनुभवों के माध्यम से समझाएंगे, मतलब जोड़ घटाना सिखाना है तो अपने अनुभवों के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप चौथा भाषा के माध्यम से समझाएंगे। जैसा सवाल लिखा रहता भाषा में कि इतने की हानि हुई, इतने का लाभ हुआ, तो ऐसी भाषा के माध्यम से समझाएंगे। फिर आप चित्र बना के समझाएंगे और फिर सबसे लास्ट में आप प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। प्रतीक, ये माइनस, ये भाग, ये प्रतीकों का प्रयोग करेंगे फिर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? तीसरा। हम अगले पे जाते हैं कि एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई। 83 में से उसने 27 घटाया और 64 वो लाया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है? तो पहला है कि यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। दूसरा है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तीसरा कहता है कि बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है, ऐसे ऑप्शन तो गलत ही होते हैं, इनको हम सही नहीं मानते। तो चौथा भी ऐसे ही है और इसका सही उत्तर है दूसरा, कि स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, उसको स्थानीय मान के बारे में उसकी कंसेप्ट नहीं पता है स्थानीय मान के, तब वो ऐसी गलती कर रहा है। तो दूसरा हमारा सही उत्तर है। हम तीसरे पे आते हैं जो कहता है कि अधिगम और आकलन के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो स्टेप हैं अधिगम और आकलन के, उसको उसके जो उसको उसके जो चरण हैं, उसके जो स्टेप हैं, उनको सिस्टमेटिक ढंग में आपको लगाना है। तो 4 चरण हैं, जिसमें पहला है कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन होना चाहिए। दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। तीसरा प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। चौथा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की रिपोर्टिंग करना और उसका संचार करना। तो सबसे पहले तो योजना बनाना आएगा, यानी कि दूसरा आएगा। दूसरा के बाद आएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत उपागम। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ये, कि पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, फिर लास्ट में आएगा चौथा फीडबैक। तो दूसरा हमारा सही उत्तर है। आप पॉज करके वीडियो को देखते जाएं, आप अपने से सॉल्व करें, फिर हमारा उत्तर देख लें। तो 15वां है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? रोमन अंक आपने देखे होंगे, रोमन अंक क्या है, जैसे ये, फिर ये रोमन अंक है, फिर ये रोमन अंक है, फिर ये रोमन अंक है। ये रोमन संख्याएं आपने पढ़ी होंगी तो आपको जानकारी होगी। तो रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों के जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो इसका मैं सही उत्तर आपको बता देता हूं कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। मतलब हम रोमन जो संख्याएं हैं उनके माध्यम से हम स्थानीय मान नहीं निकाल सकते। हम क्या नहीं निकाल सकते? स्थानीय मान नहीं निकाल सकते।
इसलिए हम उनका उपयोग हिंदी अरबी जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है कि एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा के बच्चों को उनके वातावरण में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को, शब्दों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी एक्टिविटी करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य कौन सा है? सबसे उचित उद्देश्य कौन सा है? पहला, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। दूसरा, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की कंसेप्ट को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तीसरा, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं। और चौथा, यह बच्चे को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी अवसर देना आ जाए वो हमारा पॉजिटिव होता है, वही हमारा राइट आंसर होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। आपको कंसेप्ट भी नहीं पता होगा तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आपको वर्ड बताए भी हैं। और अगला है कि कोई अशिक्षित दुकानदार है। तो अशिक्षित दुकानदार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये तो गलत है। सभी गणितीय समस्याओं को हल कर लेंगे, सभी गणितीय समस्याओं को नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर है पहला, कि अशिक्षित दुकान द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। शिक्षकों में चर्चाओं के द्वारा ऐसे गणित का उपयोग किया जाना चाहिए जो किसी दुकानदार या अशिक्षित दुकानदार या कहीं भी दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उस गणित का उपयोग कक्षा में उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो पहला सही उत्तर है। इसके बाद अगला है कि एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के लिए एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। गणित की कक्षा है और गणित के विषय को वो कैसे संभालेगा। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है नंबर 4, कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखें ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। उसमें एक होशियार बालक भी होगा, एक कमजोर बालक भी होगा, एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाला बालक होगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बालक होंगे, वो एक दूसरे से वो सीखेंगे। ठीक है, सृजनात्मक बालक भी होगा, प्रतिभाशाली बालक भी होगा, सामान्य बालक भी होगा, और एक दूसरे से ये सीखेंगे। ये सबसे बेहतर होगा ऑप्शन। तो गणित के सीखने में अगला प्रश्न है, गणित के सीखने में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, पहला ऑप्शन, वर्ष के अंत की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को बच्चे के लिए तैयार करना है। दूसरा, गणना के लिए लघु विधियां बताई जाएं। तीसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तो चौथा आपका राइट आंसर है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। डी आपका सही उत्तर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक गतिविधि है, कौन सा कार्य एक एक्टिविटी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो एक्टिविटी है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, बच्चों का अन्वेषण में लगना या बच्चों का खोज करना। दूसरा, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तीसरा, बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। चौथा, बच्चों के द्वारा श्याम प्रश्न नकल करना। तो गतिविधि कौन सी है इनमें से? तो गतिविधि तो यही है कि बच्चों का अन्वेषण में लगना, बच्चों का खोज करना अपने आसपास के वातावरण में, ये आपकी गतिविधि है। तो यही हमारा सही उत्तर है। अगला है कि 21 है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए अब क्या सिखाना है? गिनती सिखानी है। तो गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? इस बार नहीं पूछा है। तो समूह बनाना तो ठीक है, क्रमबद्धता ठीक है। गिनती में क्रमबद्धता होनी चाहिए, आपस में संख्याओं के समूह बनाना चाहिए, संख्याओं को रैंडमली पढ़ना चाहिए, लेकिन एक एक संगतता ये गलत है। इस हिसाब से दूसरा हमारा सही उत्तर है कि ये आवश्यक नहीं है सीखने के लिए गिनती, एक एक संगतता। तो दूसरा हमारा सही उत्तर है। हम अगले पे जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, उसने उत्तर दिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो सिर्फ आयत का क्षेत्रफल हो सकता है, आयत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बस पूछा हमने तो कि क्षेत्रफल क्या है। अब ना हमने ये पूछा कि आयत का क्या है, वर्ग का क्या है, ट्रायंगल का क्या है, हमने ये नहीं पूछा। हमने बस पूछा है कि क्षेत्रफल क्या है, उसने बता दिया कि आयत का बता दिया उसने कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के इस कंसेप्ट के बारे में, बच्ची समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका मैं सही उत्तर आपको बताता हूँ कि बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। आपको उत्तर नहीं भी पता होगा तो आप एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आयत का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल ही बच्चे ने बताया है, तो वही है आपका ऑप्शन। तो सी आपका ऑप्शन है, नंबर 3 आपका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको जो गणित सीखने के संबंध में कथन सही है सिर्फ आपको वो बताना है। पहला, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। दूसरा, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। इसका सही उत्तर ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि एवरी चाइल्ड
मतलब कोई भी बच्चा या प्रत्येक बच्चा गणित को सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा गणित को सीख सकता है, ये ऑप्शन आपका सही है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हर कोई गणित सीख सकता है, तो गणित के संबंध में ये सही है, बाकी सारे गलत है, बाकी सारे 3 ऑप्शन गलत है। इसके बाद अब पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाना है, तो अब शिक्षक कौन सी विधि से पढ़ाएगा पाइथागोरस प्रमेय को? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि नहीं, आगमन विधि इसका सही उत्तर है, इंडक्टिव मेथड। इसके माध्यम से बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ाएगा। इसके बाद अगला है 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र यानी कि कंसेप्ट मैपिंग, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए चित्र बनाया जाता है एक बोर्ड पे, उसको हम कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग। संकल्पना मानचित्र के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है, मतलब नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। दूसरा, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित कंसेप्ट और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ये भी ठीक है। और चौथा है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमिक है, मतलब उसका एक क्रम होता है, ये भी ठीक है। बाकी सी आपका सही नहीं है, सी आपका सही नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर होगा कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चे आपस में समूह में भी संकल्पना मानचित्र पर डिस्कस कर सकते हैं और बना सकते हैं, शिक्षक की मदद के माध्यम से ही बना सकते हैं, लेकिन केवल शिक्षक बनाएगा, ये गलत होगा। तो सी हमारा सही उत्तर है। और ये आंसर शीट है, ये आंसर शीट है जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ग्रुप का नंबर यदि आपके पास ना हो तो आप इस ग्रुप पे मैसेज करें, जिस पे मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। इस पर आप मैसेज कर दें 9111469758, इस पर मैं आपको ये PDF जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी वीडियो का एंड है और हमने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 15 के आसपास क्वेश्चन होंगे पेडागोजी के। अब मैं अगला पार्ट लाऊंगा, तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, बिल्कुल सही हुए हैं, वो आप नीचे कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है, उस हिसाब से मैं वीडियो भी लाऊंगा। और आप मुझे बताएं कि और कौन सी पेडागोजी क्वेश्चन आपको कराए जाएँ। बाकी ये हमारी वीडियो का एंड है, और यदि किसी ने लाइक न किया हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। बाकी मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में।